Hello students, today topic of discussion is conformational isomerism in ethane. You know the structure of ethane is just two carbons. It contains two carbons with one hydrogen. With six hydrogen. Two carbons with six hydrogen. Not any double bond, not any triple bond. Only single bonds are present in ethane. So different arrangement of atom that results due to single bond rotation. You know ethane contain single bond, carbon single bond is present here. When you rotate this structure, when you rotate this carbon around this bond, ठीक है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो बनेंगे, जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो एटम के बनेंगे जब आप इस कार्बन को रोटेट करोगे इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड, दैट अरेंजमेंट्स जो होते हैं डिफरेंट, ठीक है, उनको बोलते हैं इनकी कन्फर्मेशंस. स्पेसिफिक कन्फर्मेशंस फॉर्म ड्यू टू रोटेशन कॉल्ड कन्फर्मर्स. ठीक है, वो जो कन्फर्मेशंस बनती हैं स्पेसिफिकली, कभी कोई जैसे आप इस कार्बन को रोटेट कर रहे हैं, कभी ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, वो डिफरेंट स्पेसिफिक कन्फर्मेशंस बनेंगी, उनको बोलते हैं इसके कन्फर्मर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम ईथेन को ये जो है जब हम इस प्रेजेंटेशन में इथेन को प्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने कार्बन को ऐसे बॉन्ड को डायगोनली शो किया, फिर एक कार्बन को ड्रॉ किया, फिर उसके साथ आप हाइड्रोजन अटैच करते हैं. इस जो प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं सॉ हॉर्स. मतलब क्या है ये, आप देखिए इसमें हॉर्स की फॉर्म में बन रहा है कि हॉर्स जो लगता है कि ये हॉर्स टाइप है कुछ. ठीक है, तो इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं सॉ हॉर्स. व्हेन आप एक कार्बन को राउंड फॉर्म में शो करते हैं और जो आगे वाली ये वाली जो कार्बन है इसको आप डॉट के फॉर्म में शो करते हैं, जो पीछे वाली कार्बन है इसको आप राउंड में सर्कल की फॉर्म में शो करते हैं, उसके साथ आप हाइड्रोजन अटैच करते हैं, फिर ये जो सेंटर में एक डॉट लगाते हैं, जो डॉट है वो ये वाली कार्बन है, आगे वाली कार्बन. पीछे वाली जो कार्बन है उसको आप शो करते हैं सर्कल की फॉर्म में, आगे वाली जो कार्बन है उसको इसके डॉट की फॉर्म में, जो इसके साथ हाइड्रोजन है वो आप ऐसे अटैच करते हैं, जो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो आप इस डॉट के साथ शो करते हैं. तो इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन. न्यूमैन प्रोजेक्शन. तो हम क्या करेंगे, ये दो प्रोजेक्शंस होती हैं, सॉ हॉर्स एंड न्यूमैन. ठीक है, तो अगर हम कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि ईथेन जो है उसमें कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है. उस सिंगल बॉन्ड के अराउंड जब हम रोटेशंस करते हैं, जो डिफरेंट स्पेसिफिक कन्फर्मेशंस बनती हैं उनको उसके कन्फर्मर्स बोलते हैं. उसके बाद हमने ईथेन को सॉ हॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन की फॉर्म में दिखाया है. इसके बाद हम न्यूमैन प्रोजेक्शन को आगे इसके डिफरेंट कन्फर्मेशंस बनाने में यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ध्यान से देखना. आपने देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक मिनट, सबसे पहले क्या है, जब दोनों कार्बन्स के हाइड्रोजन अलाइन करते हैं. अलाइन मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पीछे छुप जाता है कार्बन के, ये दोनों जो हाइड्रोजन है, आगे वाली कार्बन का हाइड्रोजन और पीछे वाली कार्बन का हाइड्रोजन, दोनों अलाइन करते हैं, एक ही लाइन में है, एक दूसरे को हाइड कर लेते हैं. तो उस टाइम पे जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है. ठीक है, एनर्जी जो मैक्सिमा है वो मैक्सिमम होती है. क्योंकि ये दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं वो एक दूसरे को अलाइन कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, इसीलिए स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो मैक्सिमम होएगी. दोनों एक दूसरे को कहेंगे कि हाँ भी तू भी मूव कर जा, मैं भी मूव करता हूँ, सो दैट हम स्टेबल कंडीशन में आ जाए. ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन बहुत पास में हैं. तो जितनी स्ट्रक्चर अनस्टेबल होती है उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है. ठीक है, जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है वो चीज़ कभी भी स्टेबल होकर नहीं बैठ सकती क्योंकि उसके पास एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने की कोशिश करती है. तो हमेशा याद रखना है जो स्ट्रक्चर्स अनस्टेबल होती हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है. अब ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ अनस्टेबल बिकॉज हाइड्रोजन, बोथ हाइड्रोजन, ठीक है, आर very much close to each other. ठीक है, they both cause steric hindrance to each other. ठीक है,
that's why this type of structures contain highest amount of energy, so these are much more unstable. ठीक है, सो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ड्राइव किया है, ये है इसकी एनर्जी लेवल जो है इतना है, इतनी एनर्जी है इसके पास। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने हाइड्रोजन को मूव करना स्टार्ट किया, आपने इस कार्बन को थोड़ा सा ऐसे मूव किया। जब आपने मूव किया तो ये वाली जो हाइड्रोजन है ये इसके सेंटर में आ गई, इन दोनों हाइड्रोजन के सेंटर में आ गई। तो इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे ये स्ट्रक्चर जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा चुकी है। अगर आप और मूव करोगे तो ये वाली हाइड्रोजन जो है इसके क्लोज आ जाएगी, तो इसका मतलब फिर से स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो सकती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी की है, क्योंकि दो हाइड्रोजन्स के बीच में जो गैप है वो मैक्सिमम है, इसके बाद और डिस्टेंस नहीं हो सकता। इसीलिए ये वाली जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ मच मोर स्टेबल। ठीक है, स्टेबल बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें एनर्जी जो है वो बहुत कम होगी, इसलिए इसका एनर्जी लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर गया और ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है ठीक है, तो ये जो रोटेशन की है आपने 60 डिग्री की रोटेशन की है। ठीक है, आपने 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया, फिर आपने क्या किया, फिर उसको और 60 डिग्री पे रोटेट किया, टोटल कितना हो गया 120। तो 120 पे रोटेट करने के बाद जो ये हाइड्रोजन है, ये वाली जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये वाली जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आ जाएगी, इसके पीछे आ जाएगी। ठीक है, पहले यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ पे आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगी, तो टोटल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री 120 डिग्री। 120 पे रोटेट करने के बाद फिर से वही कंडीशन आ गई, दोनों हाइड्रोजन्स एक दूसरे को हाइड कर रही हैं, एक दूसरे को अलाइनमेंट्स दे रही हैं, तो दोनों हाइड्रोजन जो है वो पास पास में है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो हैविंग मच मोर एनर्जी, सो दिस इज मच मोर अनस्टेबल स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी एनर्जी जो है वो बढ़ गई। उसके बाद आपने इसको फिर से रोटेट किया। ठीक है, 60 डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे आपने फिर से रोटेट किया इसको यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कितना होगा 180 पे रोटेट करने के बाद फिर क्या होगा, ये वाली जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आ जाएगी। देखिए यहाँ पे आ चुकी है ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पे जब यहाँ पे आ गई ये हाइड्रोजन, ठीक है, फिर से क्या हुआ, इसका एनर्जी लेवल जो है वो कम हो गया, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस जो है वो बढ़ चुका है। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ये दोनों जो है हाइड्रोजन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है। सो ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्टेबल है, इसीलिए इसकी एनर्जी भी कम हो गई। सो इसकी एनर्जी में एक डिफरेंस आ गया, जो एनर्जी जो है उसकी एनर्जी जो है कम हो गई। उसके बाद आपने इसको फिर से रोटेट किया। ठीक है, फिर से जब आप रोटेट करोगे 60 डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे रोटेट करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगी, फिर से अलाइनमेंट हो जाएगी, फिर से वही। ठीक है, वो दोनों हाइड्रोजन जो है पास पास में आ गई हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल, इट कंटेन्स वेरी मच मोर एनर्जी। ठीक है, तो फिर से उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया। फिर आप फिर से रोटेट करोगे, ये हो गया टोटल 240 के बाद 60 के ऊपर फिर से रोटेट करना है आपने, दिस 1 कन्वर्ट इंटू 300। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाएगी, तो फिर से ये जो हाइड्रोजन है वो सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है ये स्टेबल स्ट्रक्चर है सेम। ठीक है, उसके बाद आपने फिर से रोटेट करना है, जब फिर से रोटेट करोगे फिर से अलाइनमेंट हो जाएगी। सो 360 डिग्री एंगल पे आपकी ये रोटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन्स मिनिमम डिस्टेंस है उनमें, एक दूसरे के साथ मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट है उसकी, उस कन्फर्मेशन को बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, मतलब दोनों ने एक दूसरे को ढक लिया, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। जब हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, ठीक है, बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है ये, उसको बोलते हैं स्टैगर्ड। ठीक है, आप कल को आपका एग्जाम आता है तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो होती है उसकी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। अगर एक्लिप्स की बात करें, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है एनर्जी बैरियर फॉर रोटेशन। अगर एनर्जी बैरियर फॉर रोटेशन की बात करें तो जब स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है, स्टैगर्ड को आप रोटेट करते हैं 60 डिग्री के ऊपर, देन इट कन्वर्ट इनटू द एक्लिप्स कन्फर्मेशन। ठीक है,
तो जो इसमें एनर्जी का गैप होता है वो 4 किलो जूल्स पर मोल होता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी बैरियर जो बन जाता है वो बन जाता है 12 किलो जूल पर मोल, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के लिए एनर्जी का डिफरेंस जो है वो 4 है, ठीक है। तो 3 के लिए क्या हो गया 12। अगर आपने स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को एक मिनट, अगर आपने स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को एक्लिप्स में कन्वर्ट करना है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के पास तो एनर्जी है ही नहीं, बहुत स्टेबल है वो, आपने इसको एनर्जी दे के इसको एक्लिप्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसको 12 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो दोनों के बीच में एनर्जी का गैप कितना है 12 किलो जूल पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट है टॉर्जनल स्ट्रेन। टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है? ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इन द CH बॉन्ड एज दे पास क्लोज बाय ईच अदर इन द एक्लिप्स कन्फर्मेशन। जो मैंने आपको बताया था ना स्टीरिक हिंड्रेंस, उसकी ही टर्म को टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। टॉर्जनल स्ट्रेन का मतलब है जो ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इनके पास दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इनका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब अगर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाए तो ऐसे ऐसे इसका बॉन्ड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इसके पीछे वाली जो कार्बन है उसके पास भी एक हाइड्रोजन है, उसके पास भी हाइड्रोजन है, ठीक है, उसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। दोनों के बीच में रिपल्शंस होती हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को कहते हैं कि भाई तू मूव कर जा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों के इस जो आगे वाली कार्बन है उसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पीछे वाली कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। उन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो स्ट्रेन होती है, जो हिंड्रेंस होती है, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं और स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उसको बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है कन्फर्मेशन इन एन-ब्यूटेन। अगर कन्फर्मेशन इन एन-ब्यूटेन की बात करें तो उसमें भी अगर बात करें तो वही सेम स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन्स हैं, पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे है CH3 CH3, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन के पास अगर हम 100 हॉर्स की बात करें तो 100 हॉर्स में भी 100 हॉर्स में क्या है, हॉर्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। सेम इसमें वही कुछ है जैसे इथेन में था। डिफरेंस क्या है कि इसमें जो कार्बन के साथ एक H की जगह पे CH3 होता है, यहाँ पे कार्बन की जगह पे CH3 होता है, ठीक है। ये उसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह पे CH3 है, पीछे वाली जो कार्बन है उसकी जगह पे भी CH3 है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें तो 4 पॉसिबल जो है वो कन्फर्मेशंस बनती हैं। 4 पॉसिबल कन्फर्मेशंस हैं इसमें। सबसे पहले होती है फुली एक्लिप्स्ड, फिर गॉश, फिर एक्लिप्स्ड, फिर एंटी, ठीक है। फुली एक्लिप्स्ड क्या होती है? जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे को अलाइन करते हैं। जब वो एक दूसरे को अलाइन करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस है उनमें, मैक्सिमम स्टीरिक हिंड्रेंस है, उसमें हिंड्रेंस है दोनों में, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो मैक्सिमम अनस्टेबल है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है ये, तो इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसको बोलते हैं फुली एक्लिप्स्ड। नेक्स्ट है गॉश। गॉश में क्या होता है, जब दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ जाता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, उसको बोलते हैं गॉश। एक्लिप्स्ड होती है जब इसको आप फिर से मूव करोगे तो ये जो मिथाइल ग्रुप है हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा, इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड है पर फुली नहीं है। जब ये इसके पीछे होता है उसको बोलते हैं फुली, जब ये किसी हाइड्रोजन के पीछे होता है उसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से इसको रोटेट करना है तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, दोनों में डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंटी। एंटी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्टेबल होती है, क्योंकि दोनों बल्की ग्रुप्स में
जो गैप है वो मैक्सिमम है। उसके बाद अगर यहाँ पे मूव करोगे फिर से गैप कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैक्सिमम गैप है बल्कि ग्रुप्स में, तो इसको बोलते हैं एंटी। तो 4 पॉसिबल कन्फर्मेशंस हैं इसमें। तो एक्लिप्स में जो एनर्जी का लेवल है वो 4 किलोजूल पर मोल होता है, ठीक है, 6 किलोजूल पर मोल होता है। होता कहाँ पे है? एक्लिप्स में इन दोनों के बीच में एनर्जी का लेवल होता है 6, इसके बीच में 4, इन हाइड्रोजन के बीच में 6, तो टोटल कितना हो गया 16 किलोजूल पर मोल। अगर फुली एक्लिप्स की बात करें तो दोनों मिथाइल ग्रुप्स में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या है 14, इन हाइड्रोजन के बीच में 4, इन हाइड्रोजन के बीच में 4, तो टोटल कितना हो गया 19 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट है गॉश कन्फर्मेशन। गॉश कन्फर्मेशन में जो होता है दैट इज 3.8 किलोजूल पर मोल, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप में जो एनर्जी बैरियर होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है वो होता है 3.8 किलोजूल पर मोल। ये क्यों होता है? क्योंकि दोनों बल्की ग्रुप हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, स्ट्रिग हिंड्रेंस कोज करते हैं, सो दैट ये इसकी वजह से इसमें जो एनर्जी का बैरियर है वो कम हो जाता है, क्योंकि उनमें थोड़ा सा गैप बढ़ गया है, इसलिए वो 3.8 पे जाके रुक जाता है, ठीक है। तो गॉश कन्फर्मेशन में एनर्जी बैरियर इज 3.8। अगर हम एनर्जी ग्राफ की बात करें, इसकी जो एनर्जी ग्राफ की बात करें तो आपने एनर्जी ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ करोगे जब आप, सबसे पहले है एंटी की एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है, बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है, मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है। देन इट कन्वर्ट, जब आप इसको रोटेट करोगे 180 पे, ठीक है, देन इट कन्वर्ट इनटू द एक्लिप्स्ड, ठीक है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं याद करना इसको याद करने का तरीका ये है कि आप पहले स्ट्रक्चर याद कर लो, एंटी, एक्लिप्स्ड, गॉश, फुली एक्लिप्स्ड, गॉश, एक्लिप्स्ड एंड एंटी। फिर उसके बाद एनर्जी का ग्राफ बनाना है। ये देखिए सबसे कम एनर्जी है एंटी की, इसीलिए मैंने एंटी को स्टार्ट किया है बिल्कुल नीचे से, ठीक है। उसके बाद जो गॉश है ये भी स्टेबल है, इसमें भी इन दोनों में डिस्टेंस है, लेकिन इतनी स्टेबल नहीं है, तभी इसको मैंने स्टार्ट यहाँ से एंड नहीं किया, इसको हमने ऊपर तक ही रखा है, क्योंकि इसमें इसका एनर्जी बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन हाँ ये स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद ये वाली गॉश जो है ये थोड़ी सी उसके और ऊपर है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, ठीक है, दोनों, क्योंकि ये थोड़ी सी कम स्टेबल है, ठीक है, इसीलिए हमने गॉश को यहाँ पे रखा है। उसके बाद ये है फुली एक्लिप्स्ड, ठीक है, ये है एक्लिप्स्ड और ये है एक्लिप्स्ड, ठीक है। तीनों का जो एनर्जी का बैरियर है वो ऐसे ही बनाना है आपने, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इथेन एंड ब्यूटेन, दोनों सेम है, दोनों में ही बस कन्फर्मेशन जो बनी है डिफरेंट उनके नेम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइक्लोहेक्सेन। थैंक यू।